किया था वाटर के डिसोसिएशन के बेसिस पर। हमने एक चीज आपको बताई थी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। वाटर में H+ का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है? OH के इक्वल होता है, और इन दोनों का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये कल हम आपको बता चुके थे, और इसी के बेसिस पर आपका एसिड, बेस और सॉल्ट को डिफाइन किया जाता है। कल मैंने आपको एक कंडीशन बता दी थी, जब H+ का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो जाता है OH- से, तो सोल्यूशन क्या हो जाता है? ये एसिड हो जाता है। और जब H+ का कंसंट्रेशन कम होता है OH- से, तो ये सोल्यूशन कहलाता है बेस। ये सारी बातें हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन, जो आपका पीएच को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सारी जितना भी डिस्कशन चला है वो इसके टर्म में चला है 10⁻⁻7 के टर्म में। इसी के टर्म में हम पीएच को भी डिफाइन करते हैं। पीएच एक स्केल बनाया गया जिससे ये पता चलता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो उसको बताने के लिए साइंटिस्ट थे, जिनका नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आर्गेनियस। तो आर्गेनियस की थ्योरी थी, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पीएच क्या होगा, पीएच एंड पीएच स्केल। तो इसको लिखा जाता है स्मॉल p और कैपिटल H। ऐसे पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए एक चीज आती है लॉग, लॉगरिथम। पहले इसको समझ लो आप लोग, लॉग, क्योंकि मैथ में आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में है ही नहीं लॉग, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में ये पढ़ाया जाता है लॉगरिथम। इसको थोड़ा सा देख लो सब लोग ध्यान से, हम शॉर्ट में बता रहे लॉगरिथम होता क्या है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ ली है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फंक्शन पढ़े साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, 6 रेशियो हम लोगों ने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ऐसी एक चीज आती है लॉगरिथम, क्योंकि लॉगरिथम को लिखते हैं लोग लॉग से, ऐसे लिखा जाता है लॉग। जैसे साइन कॉस लिखते थे, उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी, ऐसे लॉग की भी एक टेबल आती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास होती है, ठीक है, हर एंगल की आपको वैल्यू पता होती है, उसी टाइप से एक लॉग की टेबल मिलती है। ठीक है, लॉग जो निकाला जाता है, लॉग किसी भी नंबर का निकल सकता है। ठीक, तो कुछ पर्टिकुलर नंबर, जैसे साइन की वैल्यूज थी, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी टाइप से लॉग एक टर्म होता है, और लॉग का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं है, लॉग की वैल्यू निकाली जाती है। तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बोले लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। अगर हम बोलते हैं लॉग 100, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। लॉग 1000, इसकी वैल्यू होती है 3। ये 2-3 चीजें आप यहाँ पर बस देख लीजिए, लॉग होता क्या है और इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, इसको हम बता रहे हैं आपको। बाकी फिर आप अभी जब कभी पढ़ेंगे लॉग को डिटेल में, फिर 11th-12th में उसको देखिएगा। तो ये लॉग एक चीज है, लॉगरिथम जिसे बोलते हैं, इनकी वैल्यूज होती है। और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी जल्दी से देखो। जैसे आपके पास लिखा हुआ है लॉग, 2 नंबर्स हैं आपके पास, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे लिख दिया हमने। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी। अगर 2 अलग अलग लॉग लिखे जाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं लॉग ए बी। अगर लिखा जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर 2 नंबर्स हैं उनका लॉग लिखा है माइनस साइन के साथ, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसे लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। माइनस साइन जब आता है तो वो डिवाइड हो जाता है, प्लस साइन आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पर पीएच में यूज होगी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग एम या लॉग ए, कोई चीज है आपके पास, कोई नंबर है ए, उसकी पावर है बी। लॉग ए की पावर जब बी लगा होता है तो ये बी बाहर आ जाता है इधर की तरफ, इसको हम लिख देते हैं बी लॉग ए। ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होगी पीएच में। तो लॉग ए की पावर बी इक्वल्स टू होता है बी लॉग ए। ठीक है, तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। बस 1-2 आपको लॉग 10 की वैल्यू पता हो, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 100 की वैल्यू 2, लॉग 1000 की वैल्यू 3। तो इसी फॉर्मूले से निकल के आती है। तो चलिए हम लोग आते हैं पीएच स्केल पर, इसको खाली नोट कर लो लॉग की प्रॉपर्टीज को, होते क्या है लॉग। तो पीएच स्केल पे हम लोग आते हैं। तो ये पीएच क्या चीज है? पीएच की डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में पूछा सकता है, व्हाट इज मीन बाय पीएच स्केल या व्हाट इज मीन बाय पीएच वैल्यू। तो पीएच क्या बताता है आपको, देख लीजिए डेफिनेशन इसकी। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, pH of a solution measures, क्या मेजर करता है पीएच?
उसके कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन मेजर्स द मोलर कंसंट्रेशन of hydrogen ions, molar concentration of hydrogen ions or hydroxyl ion, hydrogen ions और hydroxyl ions। ठीक है, ये आपको pH जो स्केल होता है, pH की जो वैल्यू होती है वो क्या मेजर करके बताती है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है या OH माइनस आयन का क्या कंसंट्रेशन है। या आप दूसरे टर्म में इसको कह सकते हैं pH वैल्यू टेल्स अबाउट द एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन अगर आपको गिवन है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये बताता है हमें पीएच वैल्यू। और इसकी सबसे खास बात ये हमें देखिए, एसिड बेस तो हम लोग इंडिकेटर से ही पता कर सकते हैं, लेकिन पीएच का जो स्केल है वो और एक चीज बताता है कि कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, ये भी हमें पता चल जाता है पीएच स्केल से। अदरवाइज जो नॉर्मल इंडिकेटर होता है वो ये तो बता देता है कि एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पीएच स्केल आपको बता देता है कि वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ये चीज आपको पता चल जाती है पीएच स्केल से। ये तो होगी पीएच का मतलब क्या होता है। अब पीएच वैल्यू निकाली कैसे जाती है, जब हम फॉर्मूले पे आते हैं तो पीएच को जो लिखा जाता है, पीएच इज गिवन बाय, इट इज इक्वल टू लॉग, मैंने आपको बताया इससे पहले लॉग बताया था, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉग 1 अपॉन H प्लस, या इसको भी छोड़ो आप सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे लिख लो, माइनस लॉग H प्लस, ये होता है पीएच का फॉर्मूला। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस या पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, ये पीएच का फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है, लॉग ऑफ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, उसका लॉग लेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई। ये पीएच की डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन पीएच की, और पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस या माइनस लॉग OH माइनस, ये ब्रैकेट जरूर लगाना। ब्रैकेट का मतलब होता है उसका मोल, मोल की बात हुई, मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल को डिनोट करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन भी आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था H प्लस का कंसंट्रेशन OH के कंसंट्रेशन की इक्वल होता है और इन दोनों की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो अब देखिए, अगर इसको पीएच वाले फॉर्मूले में लगाते हैं, पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग, और H प्लस की वैल्यू या OH माइनस की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हमने लॉग के अंदर पुट कर दिया ब्रैकेट में, और मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लॉग A की पावर B, तो B बाहर आ जाता था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, B यहाँ पर क्या है -7, जब -7 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -7, ये -7 को बाहर लेके आए तो -7, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा log 10, और मैंने आपको बताया log 10 की वैल्यू होती है 1, तो -7 माइनस ऑफ -7 ये तो हो गया +7, और log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो पीएच कितना आ गया 7। यानी जब हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है 7। बात समझ में आई। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच इज इक्वल टू 7 आ गया। फिर जब हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक या एसिड, सिंपल, जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड के लिए आपको पता है कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है वो ग्रेटर देन होता है 10 टू द पावर -7 से। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं 10 टू द पावर -7 से, तो H प्लस इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसका पीएच फाइंड करोगे, पीएच,
तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग और 10 टू दी पावर माइनस 7, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन pH की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि H प्लस इससे ग्रेटर है, तो अभी ग्रेटर का साइन नहीं लगाया, पहले इसको हम ऐसे ही रखते हैं। और ये वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 7 से बड़ी है, तो जब इसको बाहर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7 लॉग 10 हो जाएगा 1, तो आ गया 7। लेकिन आपको क्या पता है, H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर माइनस 7 से ज्यादा है, तो pH की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लेस देन 7। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो उतना अभी आप मत कैलकुलेशन करो, आप डायरेक्टली इसी को लिख लो बस। ज्यादा उसकी मैथमेटिक्स में हम लोग अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि आप इतना हैवी नहीं, आप सिर्फ ये लिख लीजिए pH इज लेस देन 7। एसिडिक सोल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 से कम आ जाती है। और जब हम बात करते हैं बेसिक सोल्यूशन के लिए, थर्ड इज फॉर बेसिक और बेस। बेस के लिए क्या होता है, H प्लस की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस 7 से कम, तो इसके pH की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो एसिड के लिए pH की वैल्यू होती है लेस देन 7, बेस के लिए pH की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। तो ये आपका pH का स्केल हो जाता है। और दोनों का जो सम आता है, अगर हम एसिड का pH निकालें और बेस का pH निकालें, यानी अगर हम बोले pH ऑफ एसिड यानी pH ऑफ, तो छोड़ो इतने आप नोट कर लो, तो आपको तीन चीजें मिल गई। pH इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, जो कि आपका वाटर होगा। pH इज ग्रेटर देन 7, ये हो जाएगा बेस, और जब pH लेस देन 7 होगा तो ये आ जाएगी एसिड। ये तीन चीजें आपके पास है। तो स्केल अगर हम लोग देखते हैं तो बीच में न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे लेते हैं 7, तो 7 से जैसे जैसे इधर की तरफ जाते जाते हैं हम लोग 0 की तरफ, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो जब इधर की तरफ जाते हैं तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक इंक्रीज, यानी जिसका कंसंट्रेशन 14 होगा, जिसकी पीएच की वैल्यू 14 होगी, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और जहां पर पीएच की वैल्यू 0 होगी, ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बस इतना आपको याद रखना है पीएच के बारे में। पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए एसिड बेस को कैसे डिफाइन करते हैं। जब पीएच 7 होता है तो न्यूट्रल, पीएच ग्रेटर देन 7 तो बेस, पीएच लेस देन 7 तो एसिड। जितना कम होता जाएगा 7 से उतना अच्छा एसिड, जितना ज्यादा होता जाएगा 7 से उतना अच्छा बेस। तो बस इतना ही पीएच में, ज्यादा हम लोग को देखना है। इसके यूज हम लोग देख लेते हैं पीएच के, ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, और इसको बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आज अभी टेस्ट में आ सकता है। तो पीएच की वैल्यू पर बेस अभी हम बात करवा रहे हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। नोट कर लिया इसको सभी ने, बोलिए जल्दी, करो जल्दी करो। सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा उतना अच्छा एसिड, पीएच जितना ज्यादा उतना अच्छा बेस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पीएच का यूज क्या है डेली लाइफ में, हम लोगों की कैसे यूज होता है पीएच का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे पता चलता है पीएच और कैसे उसका यूज हम लोग करते हैं, तो देखते हैं कुछ यूजेस हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो अपनी बॉडी की हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो पीएच लेवल होता है बॉडी का, ठीक है। अगर वो पीएच लेवल, इफ पीएच ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 6.9 हो गया,
अगर बॉडी का पीएच लेवल 6.9 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी इज प्रोन टू इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो कब होता है, जब बॉडी का पीएच कितना हो जाए 6.9, तो बॉडी में जो इन्फेक्शन बहुत आराम से हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन स्टार्ट, कॉमन जो आपका सर्दी खांसी जुकाम, तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड कफ ये सारी चीजें। तो वो कब होता है, जब आपकी बॉडी का पीएच 6.9 हो जाता है, उस सिचुएशन में ऐसा होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर पीएच की वैल्यू, इफ पीएच इज इक्वल टू 5.5, अगर 5.5 के आसपास पहुंच जाता है पीएच, तो चांसेस होते हैं कैंसर के। बहुत तेजी से कैंसर सेल बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। अगर पीएच की वैल्यू 5.5 के आसपास पहुंच जाती है तो कैंसर सेल्स के पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मल अगर आपका पीएच होगा तब तो ठीक है, लेकिन 5.5 के पीएच पे कैंसर बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है बॉडी में। फिर हम दूसरी बात करें तो एक बात होगी आपकी, सेकेंड अगर हम बात करते हैं स्किन की, तो नॉर्मल स्किन होती है, हेल्दी स्किन, पीएच ऑफ हेल्दी स्किन, उसकी वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू होती है 4.5 से लेकर 6 के बीच में लाई करती है। हेल्दी स्किन का पीएच जो होता है वो 4.5 से लेकर 6 के बीच में लाई करता है। और नेक्स्ट आपका अगर हम देखें स्टमक की, पेट में जो आपका, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन स्टमक में या जितने भी एनिमल्स हैं सभी में क्या होता है, पेट के अंदर आपका एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पीएच ऑफ स्टमक, इसकी वैल्यू होती है 2, ये आपका होता है 2, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा एसिड आपके स्टमक में होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 2 पीएच है, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के मेंटेनेंस के लिए भी पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर 2 से और कम हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, 2 से ज्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 से कम हो जाएगी एसिडिक लेवल बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, फिर आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी एंटासिड, जिससे आपका एसिडिटी रेगुलेट हो जाए, कम हो जाए एसिडिटी। इसी तरीके से अगर हम ब्लड की बात करें, ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच वेरी करता है बिटवीन 7.35 से लेकर 7.45, इसके बीच में होना चाहिए जो ब्लड का पीएच है, क्योंकि ब्लड में भी आपका बेसिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि 7 से ज्यादा है, लेकिन 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होता है, बीमारियां आने लगती हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी डिसीजेज आ जाएंगी अगर ब्लड के अंदर थोड़ा सा भी पीएच में डिफ्लेक्शन होगा। ब्लड का पीएच की रेंज आपको याद रखनी, ये रेंज होती है ब्लड के पीएच, ह्यूमन ब्लड। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखा होगा आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत से लोगों के या बहुत से बच्चे बचपन में जैसे दांत टूटने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, तो जो सलाइवा होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पीएच ऑफ सलाइवा, पीएच ऑफ नॉर्मल सलाइवा, नॉर्मल आपका सलाइवा का पीएच होना चाहिए, दिस पीएच इज बिटवीन 6.5 टू 7.5। सलाइवा का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में ही लाई करना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जो टूथ का डिके होता है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ टूथ डिके, दांत क्यों खराब हो जाते हैं, इसके टूथ के डिके का रीजन क्या है। तो इसका रीजन यही है कि अगर पीएच की वैल्यू बिलो हो जाती, कम हो जाती इससे, और पीएच की वैल्यू अगर, इफ पीएच ऑफ सलाइवा if pH of mouth is less than 5.5, अगर माउथ का या सलाइवा का जो पीएच है कम हो गया, ठीक है, 6 तक पहुंच जाए तब भी ठीक है, लेकिन अगर 5.5 के आसपास पहुंच गया तो क्या होता है, वो एसिडिक अच्छा खासा हो जाता है, उससे क्या होता है, जो आपके टूथ होते हैं, टूथ में डिके स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, टूथ की जो लेयर होती है, वो लेयर
then layer of teeth decay स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? लेस देन 5.5 पे। ये सारी रेंज आपको याद रखनी है। एक टूथ डिके की खास तौर से याद रखिएगा, एक ह्यूमन ब्लड की रेंज याद रखिएगा, एक सलाइवा की रेंज याद रखिएगा। ये तो बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। टूथ डिके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टूथ डिके का रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जब आपका सलाइवा की रेंज 5.5 के आसपास पहुंच जाती है, तब फिर आपका उसके लिए जो आपकी टूथ की लेयर होती है वो बेकार होने लगती है। अच्छा, एक चीज और, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो टूथपेस्ट का कैरेक्टर कैसा होता है? वो कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए? बताइए आर्यन यादव, टूथपेस्ट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? हाँ, सॉल्ट होना चाहिए? सॉल्ट नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। टूथपेस्ट जो होता है आपका वो बेसिक होता है, क्योंकि देखो सलाइवा में क्या है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। 6.5 या 6 के आसपास आपके मुंह का होता है, वो पीएच होता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर होता है हम लोग के माउथ में। तो एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा? बेस चाहिए होगा। इसीलिए जितने भी टूथपेस्ट बनाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया, टूथपेस्ट में क्या होता है? जब आप ब्रश करते हो तो उसमें झाग निकलता है ना, फेना निकलता है। और मैंने बताया बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सोपी होता है, उसमें सोप जैसा झाग निकलेगा, फेना निकलेगा। तो जिस भी चीज में आपकी झाग निकल रही, फेना निकल रहा है, उसका मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है? बेसिक है। तो टूथपेस्ट का कैरेक्टर कैसा होता है? बेसिक होता है। इस बात को याद रखना। और बेसिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि सलाइवा आपका एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपके दांत साफ होते हैं और दांत सही रहते हैं। अगर उसको भी तुम सॉल्टी बना दोगे, सॉल्ट से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एसिडिक बनाओगे तब तो वो बर्बाद हो जाएंगे दांत आपके। ठीक है, ये आपके कुछ यूज है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो हमने पीएच के यूज बताए, ये सारे यूज मैंने 5-6 यूज आपको जो बताए, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज हो गए। अब हम लोग आते हैं सेकंड यूज पर, ह्यूमन बॉडी से बाहर चलते हैं। ह्यूमन बॉडी के बाहर की अगर हम बात करें तो सॉइल की बात करते हैं। खेतों में जो आप यूज करते हैं सॉइल जो आपकी होती है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर सॉइल आपकी एसिडिक होगी, सॉइल का पीएच मेजर किया जाता है। एक डिवाइस आती है पीएच मीटर, पीएच मीटर जैसे हर चीज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, ऐसी पीएच को मेजर करने के लिए पीएच मीटर का यूज किया जाता है। तो सॉइल का पीएच चेक किया जाता है। अगर सॉइल एसिडिक ज्यादा होगी तो आपकी फसल वहां पर अच्छे से नहीं हो पाएगी, खराब हो जाएगी। तो सॉइल में क्या मिलाते हैं लोग? कल मैंने आपको बताया था लाइम मिलाते हैं। लाइम इज यूज्ड फॉर एसिडिक सॉइल। अगर सॉइल आपकी एसिडिक है तो उसमें लाइम मिलाते हैं। लाइम मतलब CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाते हैं हम लोग, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ये दो चीजें हम लोग मिलाते हैं, या सिंपल हम बोल सकते हैं चौक मिलाते हैं। उसमें हड़िया मिलाई जाती है, चून डाल दी जाती है। उससे क्या होता है? उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो खत्म, न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉइल आपकी ठीक हो जाती है। तो सॉइल का पीएच मेजर करते हैं, ये आपका सॉइल के लिए यूज होता है। पीएच चेक करके उसका आप सॉइल टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरीके से आपका एक यूज आता है रेन वाटर, जो बारिश होती है। अच्छा, बारिश का पानी कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? बोलिए। बारिश का पानी आपका एसिडिक होता है। यूज इन रेन वाटर। देखो एसिडिक क्यों हो जाता है? देखिए जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। और ऊपर से जब बारिश होता है, वाटर होता है H2O, तो वो इन सब से मिलकर क्या बना देता है? एसिड बना देता है। इसी वजह से आपने एक टर्म सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन का पूरा एक प्रोसेस होता है, वो तो खैर इस चैप्टर में भी नहीं है। लेकिन जो बारिश होती है जनरली, तो जब बारिश का पानी नीचे आता है तो नीचे आते आते वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल एसिडिक हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर होता है आपका, जो आपका अर्थ के अंदर से निकलता है, नॉर्मल वाटर कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। इसको हम लोग न्यूट्रल मान के चलते हैं। लेकिन जो आपकी रेन होती है, रेन वाटर, तो रेन वाटर कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। तो पीएच चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि रेन वाटर कितना एसिडिक है और न्यूट्रल या नॉर्मल वाटर आपका कितना न्यूट्रल है। ये चीज भी आप पीएच को चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका और भी यूजेस है इसके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है पीएच स्केल का। अगर आप अपने पेट का पीएच एग्जैक्ट रख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, तो पीएच का नेक्स्ट यूज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? पेट के अंदर आपका HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में।
तो HCl क्या होता है, एसिड होता है, उसके pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 के आसपास, 2 होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम, 2 से कम हो गई तब भी प्रॉब्लम। तो अगर pH इज ग्रेटर देन 2 तो हम क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं। कल मैंने आपको बताया था एंटा एसिड। और एंटा एसिड में कौन सा एलिमेंट होता है, एंटा एसिड में होता है बेस। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड किससे बनता है, तो एंटा एसिड बनता है बेस से। कौन से बेस से बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं एज अ टैबलेट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए, या अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो एसिडिटी को कम करने के लिए एंटा एसिड का यूज किया जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का हम लोग यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, उनको आप जरा पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब सॉल्ट एक टॉपिक रह गया, सॉल्ट को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, मंडे को चैप्टर को फिनिश कर लेंगे सॉल्ट पढ़ करके। अभी एक काम करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उसे जल्दी जल्दी सब लोग देख लो। एनसीईआरटी फटाफट सब लोग खोलिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी टेस्ट भी है आप लोगों का, तो उसमें क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इनको अच्छे से देख लो। जल्दी से खोलिए एनसीईआरटी की बुक सभी लोग, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ, इंटेक्स्ट वाले भी और बैक वाले भी दोनों। सबके पास एनसीईआरटी का, हाँ चलो जल्दी करो, एनसीईआरटी है सभी के पास। एनसीईआरटी लेके बैठिए जल्दी, और टेस्ट सही से करना जरा सब लोग, नंबर ठीक ठाक आने चाहिए सभी को। श्योर? हाँ, कौन से क्वेश्चन पूछने तुम बताओ। हाँ, पेज नंबर बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है, 33 वाली है तो पूरी सॉल्ट, चलो बता देगा, पूरी सॉल्ट अभी करवाया नहीं है, चलो बता देते हैं, जब कर दें चलो। पूरी साइज पता है शॉर्ट, पेज नंबर 33 वाली। चलो हम सारे बता दें फटाफट, देखो सारे क्वेश्चन बता देते हैं। पेज नंबर 33 एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 33, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, CaOCl2। अब ये अभी आगे आपका आएगा सॉल्ट, जब हम लोग पढ़ेंगे मंडे को तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल अभी आप इसको देख लीजिए। CaOCl2 इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच हम लोग यूज करते हैं, इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। अभी याद कर लो, अभी टेस्ट में काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, कौन सा सब्सटेंस ब्लीचिंग पाउडर के साथ, नहीं, व्हिच ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, कौन सा सब्सटेंस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो इसकी एक रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर लिख लो, सेकंड वाले का आंसर मैं बता रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है, CaOCl2 बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रिएक्शन होती है, ठीक है शॉर्ट, यही रिएक्शन होती है। ब्लीचिंग पाउडर इसी से बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसके थ्रू जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बाकी आगे आपका जो निकलेगा वो वाटर निकल जाता है, समझे शॉर्ट। ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, मैं फटाफट सारे आंसर डिस्कस कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। देखिए, हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, Na2CO3.10H2। इसका यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, और इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। देखो, आप नॉर्मली देखा होगा, जो आप सिंपल पानी ले लो, आप जो घरों में आपका बोरिंग वाला पानी आता है, तो उसमें अगर आप कपड़े धो बिना डिटर्जेंट डाले हुए या बिना साबुन डाले हुए तो कपड़े साफ नहीं होते उतने अच्छे से। तो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं ना। वॉशिंग सोडा क्या चीज है एक्चुअल में, वो आपका डिटर्जेंट ही तो होता है, सोप ही तो होता है, जिसका यूज करके हम लोग कपड़े साफ करते हैं। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है,
नॉर्मल पानी से कपड़े क्यों नहीं साफ होते? क्योंकि वाटर आपका होता है हार्ड। हार्ड वाटर क्या करता है, वो उसकी जो जहाँ पे आपकी इम्प्योरिटीज, जहाँ कुछ गंदगी लगी होती है, उसके अंदर तक उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते उसकी हार्डनेस की वजह से। तो उसमें जब आप ये सोप मिलाते हो या वॉशिंग सोडा मिलाते हो, तो उससे क्या होता है, वो उसके जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर तक चले जाते हैं, जो भी आपके कैपिलरीज होती हैं कपड़ों के अंदर, उसके अंदर तक चले जाती हैं, और जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल, जो भी गंदगी होती है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस पेज का। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Sodium hydrocarbonate is heated. इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब इसको आप हीट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हीटिंग करते हैं, तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट। ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें से निकल जाता है वाटर और निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जितने ये जो टॉपिक है अभी लोग पढ़ा नहीं है, तो फिलहाल अभी टेस्ट के लिए इसको नोट कर लो, फटाफट याद कर लो, टेस्ट में हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बाकी मंडे को इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ रहे बात को ना आप लोग? इसको सिर्फ मैं टेस्ट के लिए बता दे रहा हूँ जल्दी से, बाकी मंडे को इसको डिटेल में समझ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 5। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी ने देखा होगा, अपने घरों में पीओपी करवाते हैं ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का जो आता है पाउडर, कोई पीओपी आपकी दीवारों में सब कहीं बनते हैं, डिजाइन बनते हैं उसके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट, और उसमें हाफ मॉलिक्यूल होता है, हाफ मोल होता है वाटर में। ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। और इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है, प्लस वाटर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं, ये बन जाता है CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग H2O कितना लेंगे, ये ले लेंगे 1.5 या 3/2 H2O। H2O के 3/2 मोल, 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 2। इससे बोलते हैं, ये जो आपका कंपाउंड बन के आता है CaSO4 डॉट 2H2O, इसे बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम। तो फिलहाल ये सारी चीजें अभी याद कर लो, बाकी कैसे क्या होता है हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे मंडे वाली क्लास में। ठीक है, ये तो होगी पेज नंबर 33 की बात। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 28 पर। जल्दी से नोट करिए इसे। पेज नंबर 28 की इनटेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। पेज नंबर 28 तक की जितने इनटेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं वो सारे आप कर लोगे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं आराम से। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं आपको। इसे आप कर दिए, नोट कर लिया। चलो पेज नंबर 28 फर्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 28 इनटेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया मैंने आपको। इफ यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है, दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, पीएच ऑफ ए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए, ये आपको कितना गिवन है 66, एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 8। ये दो सॉल्यूशन आपको दिए हुए ए एंड बी, ए का पीएच है 6, बी का पीएच है 8। Okay, this solution has more hydrogen ions concentration, and which of this is acidic and which one is basic? तो बता सकते हो आप, एक का pH 6 है, एक का pH 8 है, तो 6 वाला कैसा होगा? 6 वाला हो जाएगा एसिडिक, 8 वाला क्या हो जाएगा? बेसिक। ये तो आप बता ही सकते हो, pH देख के बता सकते हैं। 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेसिक। किसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मोर हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन आयन किसमें ज्यादा होते हैं? जिसमें पीएच ज्यादा होता है, जो एसिडिक होता है उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं। बेसिक वाले में क्या हाइड्रोजन होता नहीं है? हाइड्रोजन बेसिक वाले में भी होंगे, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर भी होंगे, लेकिन इसमें कम होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेस हाइड्रोजन आयन। लेस हाइड्रोजन आयन, और इसमें मोर हाइड्रोजन आयन। तो 8 वाला बेसिक, 6 वाला एसिडिक। एसिडिक वाले में ज्यादा होंगे हाइड्रोजन आयन, बेसिक वाले में कम होंगे हाइड्रोजन आयन। तो हो गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्वेश्चन आपका। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What effect does the concentration of H+ ions
हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इसके कंसंट्रेशन से नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए बोलिए। H प्लस के कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका आंसर क्या देंगे आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ H प्लस, इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, if concentration increases then it is acidic। सीधी सी बात है, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है then it is acidic, जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, if concentration decreases तो क्या होगा? then it is basic। अब ये सब आंसर तो दे ही लोगे आप लोग अगर टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या पूछा? डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस एक्वस आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीस बेसिक? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। क्या पूछा है? क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आयन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस? बिल्कुल होंगे। अगर एसिडिक है तो भी उसके पास H प्लस होंगे, बेसिक है तब भी H प्लस होंगे, लेकिन बेसिक वाले में H प्लस कम होगा, एसिडिक वाले में H प्लस ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस but their concentration is low, but their concentration is लेस। और कितना होता है कंसंट्रेशन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक में जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? इट इज लेस देन 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। कल मैंने बताया था एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से ज्यादा होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से भी कम हो जाता है। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू भी याद रखना, या पीएच के टर्म में आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसीलिए उसको हम बेसिक कहते हैं क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन कम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक। क्वेश्चन ये पूछा गया है, देन व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक? दे आर कॉल्ड बेसिक बिकॉज़ देयर कंसंट्रेशन इज लो। तो जब उनका कंसंट्रेशन H प्लस का कम होगा तो उसे हम बेसिक कहेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसे हम एसिडिक कहेंगे। समझ में आया आंसर? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम? तो अभी मैंने बताया क्विक लाइम या स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब कब मिलाता है फार्मर? सॉइल में फार्मर कब मिलाएगा? व्हेन सॉइल कैसी हो? व्हेन सॉइल इज एसिडिक। मैंने कल भी आपको बताया था, अभी भी मैंने बताया, जब एसिडिक सॉइल होती है तो एसिडिक सॉइल को सही करने के लिए क्या मिलाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग स्लेट लाइम बोलते हैं, या लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें या चौक उसमें मिलाई जाती है ताकि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए और सॉइल आपकी ठीक हो जाए, नॉर्मल सॉइल हो जाए। पेज 28 के चारों क्वेश्चन हो गए। नोट कर लो। अब आ जाते हैं पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 इन टेक्स्ट। यहाँ पर भी आपके 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? बताइए। कर्ड और व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, पॉइजन तो बनेगा लेकिन आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी। कर्ड या कोई भी कर्ड सब्सटेंस है, आपको सोर सब्सटेंस खट्टा सब्सटेंस है, उसको कॉपर या ब्रास में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जब मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ तो क्या बनाता है? बनाता है वो सॉल्ट और प्लस
हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम के लिए और जिंक के लिए पढ़ी थी। तो हर मेटल में होता है, कॉपर के साथ हालांकि मैंने बताया था कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर होगा, और ब्रास के साथ तो बहुत जबरदस्त असर होगा। तो जब कर्ड या कोई भी कर्ड सोर्स सब्सटेंस आप उसमें कॉपर या ब्रास के उसमें बाउल में रखेंगे या उसके किसी भी बर्तन में रखेंगे, तो क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो आप पूरा आंसर बताएंगे, क्या आंसर बताएंगे? दे विल फॉर्म when curd or source substance are kept in the copper or brass vessel, then it liberate out hydrogen gas. क्या निकलता है उसमें से? It liberate out hydrogen gas and form a substance which may be हार्मफुल। जो बनेगा आपका सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा होगा? बहुत हार्मफुल हो सकता है, पॉइजन बन सकता है उसमें, इसलिए इसको हम लोग नहीं यूज करते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, पेज नंबर 25 को। तो मेन आपको ये रिएक्शन बतानी होगी, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। कर्ड में या सोर्स सब्सटेंस में एसिड होता है, एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बाकी कुछ सब्सटेंस बनेगा जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो ये पेज नंबर 22 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 मैंने लिख दिया है, ये पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, मैंने 25 लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, which gas is usually liberated when acid reacts with metal? फिर से वही बात, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है, सेकंड क्वेश्चन भी यही है। मेटल प्लस एसिड, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप बता ही सकते हैं, और सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। पहला तो आप ये बता दोगे विच गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ये आपने आंसर बता दिया। आगे क्या पूछा है? इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसके लिए अब आप पूरा टेस्ट बताएंगे जो मैंने आपको करके बताया था। टेस्ट ट्यूब आपने ली थी, उसमें जिंक लिया था, फिर उसमें एसिड डाला था, फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस निकली थी, तो उसको सोप सॉल्यूशन से पास कराया था, ये सोप बबल बने थे, वहां पर कैंडल लेकर के आए थे, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ था। तो वो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बता के और उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो वो आप पूरा कर सकते हैं, अपने आप कर लीजिएगा, अच्छे से आ सकता है क्वेश्चन ये टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, द गैस इवॉल्व्ड डिस्टिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब देखिए लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, एक तो मेटल का रिएक्शन पढ़ा था एसिड के साथ, एक मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ा था एसिड के साथ। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता था तो एक गैस निकलती थी एफर्वेसेंस के साथ, बहुत तेजी से एक गैस निकलती थी। और कौन सी गैस निकलती थी? मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, जिसको हम लोग लाइम वाटर से पास कराते थे तो उसको वो मिट्टी कर देती थी। तो मैंने आपको वहां पे एक वर्ड बताया था, जो गैस आपकी निकलती है एफर्वेसेंस के साथ, तो एफर्वेसेंस के साथ कौन सी गैस निकलती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने कहा था इसे याद रखना। हाइड्रोजन गैस में क्या होता है? पॉप साउंड होता है। ये सारी चीजें मैंने बार बार आपसे बोला याद रखने के लिए। तो जब पॉप साउंड की बात होगी तो हाइड्रोजन गैस होगी, जब एफर्वेसेंस की बात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कौन सा कंपाउंड HCl के साथ रिएक्शन करे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले? तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब होता है HCl के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो मेटल कार्बोनेट हम लोगों ने लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हम लोगों ने लेकर के एक रिएक्शन करवाई थी। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी? मतलब सोडियम कार्बोनेट साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बन जाएगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये मैंने बताया था कि जब कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है? एफर्वेसेंस यहाँ पर निकलेंगे, एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होगा बहुत तेजी से। अब एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या समझने वाली है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। अगर इस ऐसी कौन सी गैस है जो आग को बुझा देती है? तो फायर एक्सटिंग्विशर जो हम लोग यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज की जाती है? पता है? आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, CO2 का यूज किया जाता है फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, फॉर एक्सटिंग्विश ऑफ फायर। जब भी हमें आग बुझानी होगी तो आग कैसे बुझती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। गैस हो या कार्बन डाइऑक्साइड को आप पाउडर की फॉर्म में किसी फॉर्म में डालो, उससे आपका क्या होता है? आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, वो जो गैस निकली उसके बाद जब हम बर्निंग कैंडल लाए, जलती हुई मोमबत्ती लेकर क्या होगे? कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास आएगी, उसको बुझा दी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। रिएक्शन आपने लिख दी, आप क्या बताएंगे कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस द फायर, सो इट विल एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल। ये बर्निंग कैंडल को भी बुझा देगी। ठीक है भाई, तो आपका पेज नंबर 22 के भी तीनों क्वेश्चन हो गए। पेज नंबर 22 हम लोगों ने कर लिया, पेज 28 कर लिया, पेज 32। हाँ बोलो कौन है? अच्छा, क्या सॉल्ट का नाम किया है क्या? अच्छा, अच्छा, इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमें कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। तो ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड अगर यहाँ पर चाहिए तो सॉल्ट का नाम बदल देंगे। तो कार्बोनेट तो होगा, लेकिन वो क्या होगा? सोडियम ना होकर के क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, बस बदल गया। सॉल्ट का नाम तो बताया हुआ है पहले से उसने। तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोनेट से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो। बस हाँ, यहाँ पे ये चीज पता थी कि सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड है, तो हमने यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है श्योर। बाकी बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, बैलेंस है नहीं? बैलेंस नहीं है, 2HCl करना पड़ेगा। CaCl2 Cl बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सब बैलेंस हो गया। ठीक, अब बैलेंस है। चलिए, पेज 22 भी हो गया। अब आते हैं पेज 25 पर। नोट कर लिया है ना? पेज नंबर 25। चलिए, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या गिवन है आपको? Why do the HCl and HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of glucose and alcohol do not show acidic character? अच्छा, यानी अगर हम HCl या HNO3 को वाटर में डालते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन अगर हम लोग ग्लूकोज डालते हैं पानी में, ग्लूकोज ले लें पानी में, या फिर दूसरा क्या दिया, अल्कोहल ले लो, ग्लूकोज या अल्कोहल ले लें प्लस वाटर, तो ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है, नो एसिडिक या नॉन एसिडिक। और ये कैसा होता है? एसिडिक होता है जब इसको पानी में डालते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कल मैंने बताया था, एक चीज मैंने बताई थी, डिसोसिएशन। कल मैंने बताया जब एसिड को पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है? डिसोसिएट हो जाता है, वाटर को डिसोसिएट कर देता है। वाटर में H+ आयन अलग हो जाते हैं, OH- आयन अलग हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? HCl या HNO3 डालने से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन निकल जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन जब ग्लूकोज या अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो वो वाटर को डिसोसिएट नहीं करा पाता, वाटर से H+ आयन को नहीं निकाल पाता। इसी वजह से वो क्या होता है? नॉन एसिडिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिख लीजिए, HCl और HNO3 when dissolved in water, when dissolved in water they dissociate water, they dissociates water to give H+ ions। वाटर को डिसोसिएट करते हैं जिसमें से H+ आयंस निकाल देते हैं, डिसोसिएट्स वाटर टू गिव H+ आयंस, सो दैट्स व्हाई दे शो एसिडिक कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दे शो एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन जब आप ग्लूकोज या अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो ये वाटर को डिसोसिएट नहीं कर पाता। इसी के आगे आप अपने आप लिख सकते हैं, while
ग्लूकोज और एल्कोहल डू नॉट डिसोसिएट, glucose or alcohol do not dissociate water to give H plus, so they do not show acidic character. आई बात समझ में? HCl और नाइट्रिक एसिड को पानी में डालेंगे तो H प्लस निकलता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन ग्लूकोज को डालते हैं पानी में तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, क्योंकि उसमें से H प्लस नहीं निकल पाता। ठीक है भाई, समझ गए? बोलो जल्दी। यही सेम क्वेश्चन देखो, यही जो क्वेश्चन है आपका, या एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है सेम। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। उसमें एक्टिविटी पूछ दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें बिना एक्टिविटी के लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक्टिविटी पूछी जाएगी तो आपका 3 मार्क्स में आ जाएगा या 5 मार्क्स में आ जाएगा। तो आप कौन सी एक्टिविटी बताएंगे? हमें ये प्रूव करना है कि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक नहीं होते हैं। ये कौन सी एक्टिविटी से आप शो कर पाएंगे, बताइए। अब हम बात करें बैक एक्सरसाइज की, बैक एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो कौन सी एक्टिविटी से पता चलेगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल नॉन एसिडिक हैं और HCl और HNO3 एसिडिक हैं? बताइए। कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली, याद है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कल ही मैंने बताया था। अगर हम लोग एक कंटेनर में, एक बीकर में एसिड ले लें और इसमें क्या करेंगे आप, 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, एक पे प्लस एक पे माइनस, और साथ में बैटरी लगा दें, और क्या करें, एक स्विच लगा दें, एक बल्ब लगा दें, और यहाँ पे क्या लिया हमने, एसिड लिया है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब जलेगा। और वहीं पर दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, अगर आप नॉर्मल वाटर ले लो, और वाटर ले लो, यहाँ पे वाटर ना लेकर के हम क्या ले लें, इसमें ग्लूकोज बोल दो, इसमें ग्लूकोज ले लिया हमने, ग्लूकोज या फिर अल्कोहल। और इसमें भी सेम यही प्रोसेस करते हैं हम। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एनोड और कैथोड, एक पे पॉजिटिव एक पर निगेटिव, बैटरी लगाई, की लगाई, बल्ब लगाया। ये इस वाले केस में क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। ये एक्टिविटी आप बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। बात समझ आई? तो जब आप क्या कर गए, जब एसिड ले गए कंटेनर में और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर गए तो बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज लेते हैं और इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बैटरी लगा के, तो बल्ब नहीं जलता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि एसिड क्या करता है, इसमें H प्लस आयन बनेंगे, तो आयन की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगी। लेकिन इसमें आयन नहीं बन पाएंगे, इस वजह से करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, तो आपको पहला तो आंसर यही होगा जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन इसमें होता है HCl एसिड में और इसमें नहीं निकलता है, तो डिसोसिएशन की वजह से एसिड्स में तो हाइड्रोजन निकल आता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं निकलता है। एक्टिविटी से कैसे बताएंगे, तो आप ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, द बीकर कंटेनिंग एसिड will produce या will pass electricity and the bulb will glow, but the beaker containing glucose or alcohol will not pass electricity and bulb will not glow। ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बैक एंड का क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया साथ साथ। नोट करते चलो ना तुम लोग, खाली बैठ कर देख लो खाली। यही सब क्वेश्चन अभी आएंगे टेस्ट में बेटा, और जैसे पेपर अभी मिले, टेस्ट हो तो हमें भेज देना पेपर, जा देखेंगे क्या दिया मैंने। ठीक है, श्योर? और कुछ क्वेश्चन पूछना है? श्योर? बस ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ क्या बेटा, बैकएंड वाले करवा बैकएंड वाले बहुत आसान है, बैकएंड में कुछ है ही नहीं। ये वाला मैंने 6 वाला बता ही दिया। ठीक है, ऐसे देखो अभी, अच्छा पहले वाले पेज 25 के पूरे कर ले, फिर बैकएंड भी बता देंगे। 25 वाले जरा देख लो।
देखो पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया, उसी से रिलेटेड आपका बैकएंड का 6 वाला भी हो गया, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, पेज 25 का क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी से रिलेटेड है। पढ़िए क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज H plus ions are generated in acid, बस ये आंसर हो गया, क्योंकि H प्लस आयन जनरेट होते हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो कर जाती है, बिकॉज H प्लस आयंस आर जनरेटेड सो करंट कैन फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फ्लो। ये थर्ड सेकंड आंसर हो गया पेज 25 का, एक ही चीज है ये और ये सब एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पेज 25 का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, कल ये मैंने बताया था, ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती है, बताइए, कल मैंने बताया है, बोलो, ड्राई HCl गैस को जब ड्राई लिटमस पेपर से पास करते हैं तो नो चेंज आता था, याद है, कल ही बताया है, और जब उसको अगर वेट लिटमस पेपर से पास कराते हैं, अगर ड्राई HCl को लेते हैं वेट लिटमस पेपर, तो वेट लिटमस का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, कल ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, हाँ क्या कहेगा निखिल, ड्राई लिटमस पेपर में बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसमें से H प्लस भी जनरेट नहीं होगा, और जब H प्लस नहीं बनेगा तो कलर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग वेट लिटमस पेपर लेंगे तो उसमें वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगा, उसमें H प्लस आयंस निकलेंगे, इसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है फिलहाल वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डजंट चेंज द कलर, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज नो H plus ions are produced, जब उसमें H plus आयन ही नहीं बनेंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसी वजह से कलर भी चेंज नहीं होगा। बस इतना सा आपका आंसर हो रहा है एक लाइन का, ये सब वन वर्ड वाले आंसर है, ठीक है। यही पे अगर दे देता कि व्हाई डज वेट लिटमस पेपर चेंज द कलर, तो आप उसमें आंसर क्या लिख देंगे, बिकॉज वेट लिटमस पेपर हैज वाटर मॉलिक्यूल सो H plus आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, और जब H plus आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे तो आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं कल बता चुका हूं तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। व्हाई डाइल्यूट एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, कल ही मैंने बताया था, एसिड को पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाते हैं, इसका रीजन क्या है, बिकॉज a large amount of heat can be produced, कल मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, a large amount of heat is produced which can harm us, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी अगर पानी में, एसिड में पानी को डाल देंगे तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि उसमें वो कंटेनर फट भी सकता है, आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप जल भी सकते हैं। इस वजह से हम लोग एसिड में पानी को नहीं मिलाते हैं, पानी में एसिड को धीरे धीरे मिलाते हैं। तो कल मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, एसिड के अंदर पानी मिला है धीरे धीरे, यानी उसका कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। जब डाइल्यूट करेंगे किसी एसिड को तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं रहता है, बल्कि वो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको डाइल्यूट करेंगे, व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और जब H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा तो H3O का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। सो व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड देन concentration of H3O plus ions is reduced,
या उसका परसेंटेज कम कह सकते हैं, परसेंटेज कम हो जाएगा उसका, या कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, एक ही बात। ठीक है, बात समझ में आई? हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सेम ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सब कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब क्या होता है उसमें, जैसे एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाया यानी एसिड का अमाउंट बढ़ा दिया, बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाया मतलब बेस का अमाउंट बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 बीसी पर बेस्ड है, बिल्कुल देखिए इसमें क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। अब जब पहले से बेस का सॉल्यूशन है, उसमें जब और बेस मिलाओगे तो क्या होगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ने का मतलब क्या होता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, एसिड मिलाओगे तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा एसिड का, और अगर बेस मिलाओगे, सॉरी अगर बेस में बेस मिलाएंगे तो बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बेस में एसिड मिलाएंगे तो बेस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे पूछा गया है, OH माइनस के कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, when excess base is dissolved, when excess base is mixed in NaOH, then concentration of OH minus ion increases, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए इन टेक्स्ट वाले, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सारे पेजेस के, पेज नंबर 22, 25, 28 और 35, ये चारों पेज का लोगों ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हो गया कंप्लीट? बताओ भाई, और कुछ पूछना है किसी को? बैक एंड, हाँ बोलो, क्या पूछना है निखिल? हो गया, चलो फिर अब बैक एंड वाले क्वेश्चन जितने हैं उनको जरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना, कुछ है नहीं बैक एंड वाले क्वेश्चंस में, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ हम बता चुके हैं, उसको एक बार ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है? बैक एंड का देखो, चलो अच्छा एक दो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा बैक एंड का, फर्स्ट क्वेश्चन रहने दें, अगर टेस्ट है अभी ना इसलिए हम कर लो, इतना करा दिया, ऐसा कर सकते हो तुम लोग, कुछ बचा नहीं इसमें, सभी कुछ तो करा ही दिया मैंने। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो बैकएंड का, बस बाकी सब कुछ हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, और जो जितने क्वेश्चन है बैकएंड वाले भी वो सब लगभग हो चुके हैं, इंटेक्स्ट वाले में सारे डिस्कस हो गए। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसका बैकएंड का, बस क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 10 ml सोल्यूशन ऑफ NaOH, 10 ml NaOH लेते हैं हम, बेस है, NaOH क्या होता है, बेस, तो 10 ml का हमने बेस लिया और 8 ml का एसिड लिया, 8 ml ऑफ HCl, तो 10 ml बेस लेते हैं, 8 ml एसिड लेते हैं, तो ये क्या होता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। बात को समझिएगा, जब 10 ml का बेस लेते हैं और 8 ml हम एसिड लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, सब मिक्स होकर के क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो रेशियो क्या मिला, देखो आपको रेशियो मिल गया 10:8, रेशियो बोल सकते हैं 10/8 या 5/4 का रेशियो होगा। 5 क्या है, बेस है, बेस का रेशियो 5 है, एसिड का रेशियो 4, यानी जब 5:4 के रेशियो में रिएक्शन होती है तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ वी टेक 20 ml, अगर 20 ml ले लेते हैं इसका NaOH का, if 20 ml NaOH
तो HCl कितना होगा? अब HCl पूछा गया कितना होगा, HCl की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो ऐसे मैथमेटिकली बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ पे रेशियो कितना है 5:4। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम HCl को मान लें x, तो 20/x किसके इक्वल आना चाहिए 5/4 के। जब ये 10 था तो ये 8 था, रेशियो कितना हो गया था 5/4। तो यहाँ पर भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए रेशियो कितना आएगा 5/4। तो हमने मान लिया लेट, यहाँ लिख देंगे लेट x ml ऑफ HCl। अगर HCl का हम x ले लें तो रेशियो क्या हो जाएगा 20/x, और ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए 5/4 के। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 ml आ जाएगी, यानी HCl कितना हो जाएगा 16 ml। बात समझ में आई? जब 10 ml लेते थे एनएओएच का तो 8 ml चाहिए था HCl का, तो अगर हम 20 ml एनएओएच ले लेंगे तो HCl कितना चाहिए होगा आपको 16 ml 16 ml। ठीक है, तो चलिए इसको आज यही तक रखते हैं, जाके तैयारी कर लो, रिवीजन कर लो फटाफट, जितना पढ़ लिया इसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी टेस्ट दे लो।